हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। क्लास आ गई आज अपनी 17 नंबर की, 16 नंबर की क्लासें तक अपन ने कल पढ़ चुके थे और आज जो स्टार्ट होगी ना वो किस नंबर से स्टार्ट होगी? अपने 17वें नंबर से स्टार्ट होगी, है ना। 16 क्लासों का आज दिन अपन पहले की क्लास में कर चुके हैं। मतलब 16 क्लासों की अपन बात करें तो 16 क्लासों के अंतर्गत अपन ने लगभग सारे टॉपिक जो है ना दोस्तों क्या कर दिए होंगे, क्लियर कर दिए होंगे। क्योंकि इनके माध्यम से अपन ने क्या करते, केवल प्रश्न उत्तर नहीं करवा रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि केवल बहुविकल्पी प्रश्न करवाना आपका समाधान नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। मैं हर रोज 5 से 15 क्वेश्चन लेकर के आता हूं और उसके माध्यम से आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। मतलब आप ये मान के नहीं चल सकते हो कि केवल और केवल आपके प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, बल्कि आपको ये मान करके चलना है कि साथ साथ में आपकी क्या हो रही है दोस्तों, थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। क्योंकि यदि मैं एक किसी टॉपिक से प्रश्न लाऊं, दूसरा किसी टॉपिक से लाऊं, तीसरा किसी टॉपिक से लाऊं, वो कभी भी आपका सिलेक्शन का आधार नहीं बन सकता। अभी जब आपके भी एग्जाम में 90 दिन बाकी है, हाँ, जब एग्जाम में 10 दिन बाकी हो, जब एग्जाम में 15 दिन बाकी हो ना, तब ये सारी की सारी चीजें आपका आधार का कार्य करती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करती है दोस्तों। बाकी वर्तमान में देखिए ऐसी परिस्थिति में टाइम पड़ा है ना, 100 दिन पड़े, 90 दिन पड़े, कहां दिक्कत है। आराम से आपको क्या करना चाहिए, विधिवत तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, एक अच्छे उचित ढंग से तैयारी करनी चाहिए, विस्तृत व्याख्या के साथ में तैयारी करनी चाहिए। हर एक चीज की जानकारी इकट्ठी करने का आपके पास में ये भी समय है। क्योंकि हर बार की तरह मैं आपको कहता हूं ना, कोई ना तुरम खान आपको नहीं बता सकता है कि पेपर कैसा आएगा। कोई भी टीचर कितना भी विख्यात क्यों ना हो जाए, वो कभी भी ये अनुमान लगा सकता है कि हाँ इस टाइप का आ सकता है, ये गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर इसी टाइप का आएगा, है ना। पेपर किसी भी टाइप का आ सकता है, किसी भी स्तर का आ सकता है। इसलिए अपने सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आपको क्या देना है, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबके ऊपर आपको क्या देना है दोस्तों, ध्यान देना है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस टॉपिक के माध्यम से कुछ न कुछ क्लियर हो जाए। कल भी अपन ने क्या किया था, कुछ किसी के माध्यम से दोस्तों अपन ने उसको दूर करने की कोशिश की थी, एक विधि को पढ़ा था। कल अपन ने एक विधि पढ़ी थी जिसका नाम था प्रायोगिक विधि, या जिसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड को कल प्रयोजना विधि पढ़ी थी अपने, प्रोजेक्ट मेथड। उस प्रोजेक्ट मेथड में मैंने बताया था किलपैट्रिक ने कितने प्रकार बताए थे, मैंने 3 प्रकार बताए थे आपको, है ना। एक कलात्मक बताया था, एक समस्यात्मक बताया था। इस बार वो 3 नहीं होते दोस्तों, 4 होते हैं। मैंने एक अभ्यास कार्य आपको नहीं बताया था टोटल, है ना। तो अभ्यास कार्य का भी होता है, 4 प्रकार बताए। तो याद रखना भाई, 3 की जगह कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला गरीब प्रश्न जो है ना वो आपके सामने है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल प्रश्न लिखा हुआ है कि खेल विधि का आधुनिक प्रणेता कौन माना जाता है। क्या प्रश्न है दोस्तों, कि खेल विधि का आधुनिक प्रणेता कौन माना जाता है। आधुनिक प्रणेता पूछा, इसने ये नहीं पूछा है कि भाई खेल विधि का जनक कौन है, इसने पूछा कि आधुनिक प्रणेता कौन है। ऑप्शन है आपके सामने, हेनरी कोल्डवेल कुक, मोंटेसरी, फ्रोबेल और हेलन पार्क। ये चारों के चारों एक प्रकार के खेल विधियों के जनक है दोस्तों। किसी न किसी प्रकार की एक ने खेल विधि दी है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि खेल विधि का आधुनिक प्रणेता किसे कहते हैं। आधुनिक का मतलब ये होता है कि देखो, निर्माण करना होता है और एक करना होता है प्रयोग में लाना। क्या लाना दोस्तों, व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाना। क्योंकि सबसे पहले या सबसे अधिक रूप में जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाया होगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा, आधुनिककर्ता, जिसने उस विधि का आधुनिकीकरण कर दिया हो। तो ऐसी कौन सा शिक्षा शास्त्री है इसमें से जिसने इस विधि का क्या कर दिया हो, आधुनिकीकरण कर दिया हो दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने, हेनरी कोल्डवेल कुक, मोंटेसरी, फ्रोबेल या हेलन पार्क। दोस्तों मैं आपको यहां पे आंसर बता दूं, यहां पे सही उत्तर जो होगा वो आपका हो जाएगा हेनरी कोल्डवेल कुक। कुछ लोग इसे खेल विधि का जनक भी मानते हैं और कुछ लोग फ्रोबेल को खेल विधि का जनक मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं भी फ्रोबेल जो है खेल विधि का जनक है, कोई कहते हैं कि भी हेनरी कोल्डवेल कुक है वो खेल विधि का जनक है। दोनों में लेकर के काफी कुछ जो है ना दोस्तों विचार विमर्श करने जैसी विषय कंफ्यूजन है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आधुनिक प्रणेता सबसे ज्यादा प्रयोग में जो लाने वाला था वो कौन था, कोल्डवेल कुक था दोस्तों। फ्रोबेल तो ये था कि इसने सबसे पहले खेल विधि के रूप में एक नई विधि प्रारूप की थी, इसीलिए उसको कहा जाता है कि खेल विधि का है। तो खेल विधि का वास्तविक जनक कौन है ये कहना अनिश्चित है, इस टाइप का प्रश्न आएगा भी नहीं। और यदि दोनों ऑप्शन आ जाए, फ्रोबेल भी आ जाए, हेनरी कोल्डवेल कुक भी आ जाए ना, तो मेरे हिसाब से भाई हेनरी कोल्डवेल कुक कर देना ये ज्यादा उचित रहेगा अपेक्षाकृत फ्रोबेल के। ऐसा प्रश्न कभी आएगा नहीं, क्योंकि फ्रोबेल ने भी खेल विधि दी थी, हेनरी कोल्डवेल ने भी दी थी, मोंटेसरी ने भी दी थी, है ना, हेलन पार्क ने भी दी थी, तीनों ने खेल विधि दी थी। तो अब ये चारों ने दी थी खेल विधि। तो खेल विधि का जनक कौन है ये अपन नहीं कह सकते। खेल विधि के अंदर बहुत सारी विधियां आती है, तो मैंने केवल ये पूछा भी आधुनिक प्रणेता कौन है जिसने आधुनिक रूप इस खेल विधि को दिया है। तो वहां पे जो आपका सही नाम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हेनरी कोल्डवेल कुक। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी कोल्डवेल कुक आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किस खेल विधि के अंतर्गत
ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। देखो 4 प्रकार की आपके सामने खेल विधियां लिख रखी है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी खेल विधि है जिसके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियां जिसे हम ग्रहण करते हैं, हालांकि हर प्रकार की शिक्षा ज्ञानेंद्रियां होती है ना, शिक्षण जो ग्रहण करते हैं वो ज्ञानेंद्रियों से ही करते हैं, किसी भी प्रकार का करो, लेकिन एक विधि है जिसमें ज्ञानेंद्रियों को महत्वपूर्ण माना है ना। कौन सी विधि है? मॉन्टेसरी विधि, विनेटिका योजना, डाल्टन योजना या डेक्राली योजना। 4 प्रकार के ऑप्शन मैंने आपके सामने रख रखे हैं कि ऐसी कौन सी विधि कहलाएगी आपकी भी। मॉन्टेसरी विधि कहलाएगी, विनेटिका योजना कहलाएगी, डाल्टन योजना कहलाएगी या डेक्राली प्रणाली कहलाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी विधि। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मॉन्टेसरी। हाँ वही मारिया मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा है ना ये, हाँ मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा यह विधि का प्रतिपादन किया गया था। इसमें 2 चीजों को मुख्य रूप से माना भाई। एक तो माना है आपके ज्ञानेंद्रियां, क्या माना है आपकी ज्ञानेंद्रियां, और एक माना है कर्मेंद्रियां। इन्होंने जो शिक्षा दी है, इन्होंने कहा कि बालक की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को आधार मान करके शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने क्या किया था, इस प्रकार की एक उपकरणों का निर्माण किया था शिक्षा के लिए, जिसमें केवल एक ही ज्ञानेंद्रिय एक बार काम करती है। मतलब केवल यदि दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हो तो एक बार केवल एक ही ज्ञानेंद्रिय, आपकी आंख ही काम करेगी। एक बार यदि आप बोल रहे हो तो एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करेगी। ऐसे इसने उपकरण बनाए थे कि बालक की एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय एक ही बार में प्रयोग ली जाए, ताकि क्या होता है, क्योंकि श्रव्य दृश्य सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो उनका एक मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि दोनों एक साथ काम करने से बालकों को दिक्कत हो सकती है। एक बार उसको दिखाओ फिर एक बार उसको सुनाओ, मतलब एक बार एक ही ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करवाना। ये दोनों बातें किसके अंतर्गत की गई थी? तो ये मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत की गई थी। मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी? ये खेल विधि के अंतर्गत आते हैं। ये देने वाले जो थे उसका क्या नाम था दोस्तों? मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी। देखो इन विधि के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सारी की सारी खेल विधि है दोस्तों। आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी विधियों के ऊपर कर रहे हैं? खेल विधियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि खेल विधियां कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी खेल विधि के अंतर्गत आती है। तो ये एक प्रकार की कौन सी विधि कहलाएगी? आपकी खेल विधि कहलाएगी भाई। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी के विद्यालयों में कितने वर्ष तक के बालकों का अध्ययन करते थे? बहुत ही गरीब प्रश्न है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न अगर आ जाते तो लोगों को हिला देते कि किस टाइप की क्या आंसर दे। ये कह रहा है कि मॉन्टेसरी ने जो विद्यालय ओपन किया था जो पढ़ाने के लिए, मॉन्टेसरी का जो स्कूल चलता था, तो मॉन्टेसरी के विद्यालय में कितने वर्ष तक के बालक अध्ययन करते थे? उनका एक एज लिमिट क्या थी? तो ऑप्शन है उसके साथ में कि 2 से 5 वर्ष तक के बालक अध्ययन करते थे, 0 से 3 वर्ष तक के बालक अध्ययन करते थे, 1 से 6 वर्ष तक के बालक अध्ययन करते थे, या 3 से 7 वर्ष तक के बालक अध्ययन करते थे। अब इस प्रक्रिया को आप देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा भाई। तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो खेल विधि दी थी जिसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के आधार पर जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें कितने वर्ष तक के बालकों को रखा जाता था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए 3 से 7 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा दी जाती थी। कितने वर्ष तक के बालकों की शिक्षा दी जाती थी दोस्तों? 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बालकों को कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के आधार पर शिक्षा देने के लिए मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने कई प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया था, जिसमें बालक की केवल एक ज्ञानेंद्रिय एक ही बार में प्रयोग लाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 से 7 वर्ष तक के बालक। डी उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए, किंडरगार्टन विधि का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ना, बिल्कुल इजी और बिल्कुल गरीब प्रश्न है। यह प्रश्न 2 बार परीक्षा में अभी तक पूछा जा चुका है। तो किंडरगार्टन विधि का जनक किसे माना जाता है? फ्रोबेल को, मॉन्टेसरी को, हेनरी कोल्डवेल कुक को या हेलन पार्क को? मुझे पता है यह सिंपल सा प्रश्न है और सबको इसका उत्तर पता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि का जनक किसे माना जाता है? यदि आपसे पूछ ले भाई किंडरगार्टन जो एक प्रकार की खेल विधि है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो किंडरगार्टन का किसको माना जाता है? फ्रोबेल को माना जाता है। आपको दिखाया होगा है ना, इसने एक पौधे के एक बाग बताया था कि भाई पेड़ की, बाग की और बगीचे की तुलना करते हुए शिक्षण का एक समप्रत्यय स्थापित किया था। आपने पढ़ भी रखा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना ना, फ्रोबेल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने बच्चों को पौधा बताया था है ना, तो शिक्षक को एक माली बताया था। तो इस तरीके से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? फ्रोबेल। मॉन्टेसरी, हेनरी कोल्डवेल कुक, हेलन पार्क इसका आंसर नहीं होगा। ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए, बालवाड़ी प्रणाली किसे कहते हैं? ये देखिए, ये एक नया नाम आया, बालवाड़ी प्रणाली। क्या नाम दिया दोस्तों? बालवाड़ी प्रणाली किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। किंडरगार्टन योजना को,
डाल्टन योजना को, डेक्रली योजना को या मॉन्टेसरी योजना को, इनमें से किस योजना को बालवाड़ी के नाम से जाना जाता है? बालवाड़ी प्रणाली हम किसे कहेंगे? ये आपके सामने पूछा जा रहा है प्रश्न, खेल विधि का प्रश्न है ना। आप कह रहे थे ना कल बच्चे कि आपके चैनल पर सर बहुत सारे बच्चे तो इस डर की वजह से भी नहीं आते कि इतने लेवल के प्रश्न रीट में आएंगे नहीं। मैंने कल भी कहा था ना कि अपन को बिना लेवल के बच्चे चाहिए ही नहीं, वैसे बच्चे चाहिए ना जिनका ऑलरेडी क्या हो, लेवल हो, क्योंकि लेवल वाले बच्चों को ही लेवल से तैयारी करा जाती है। ये प्रश्न बिल्कुल इस टाइप के इजी प्रश्न होते हैं, है ना, लेकिन वो जहां तैयारी कर रहे हैं ना कि भाई जहां पे रीट के प्रश्न आ सकते हैं या संभावनाएं बनती, तो कभी नहीं आता है। कभी वो कहते हैं ना अगर छोटा काम साधना हो ना तो बड़े काम को करने की कोशिश करो, छोटा अपने आप साथ जाता है ना। ऐसा होने का आपको जैसे कांस्टेबल या पटवारी की परीक्षा को यदि क्लियर करना है तो आरएस की तैयारी करो। आरएस की तैयारी करोगे तो छोटे मोटे एग्जाम वैसे ही क्या हो जाएंगे आपके, क्लियर हो जाएंगे, बड़े रूप में हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए रीट का लेवल, रीट का भी आपका लेवल है ना, लेवल 1 और लेवल 2, तो इस लेवल को यदि आपको क्रॉस करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो परिश्रम बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ी चीज को पढ़ोगे तो छोटा अपने आप भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वृहद रूप में अध्ययन करना चाहिए, न कि केवल संकुचित रूप में अध्ययन करना चाहिए दोस्तों, है ना। इसीलिए बहुत सारे बच्चों सर आप ये प्रश्न उठा करके कहां से लाते हो, मार्केट की किताबें पकड़ के ढूंढ लो, आपको प्रश्न ही नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न कहां से आते हैं? क्योंकि मेरे प्रश्न जो होते हैं ना केवल प्रश्न नहीं होते, वो आपको किस लिए बनाए जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाए जाते हैं कि विषय वस्तु क्लियर हो जाए। यदि एक बार विस्तृत रूप से यदि आपकी विषय वस्तु कंप्लीट हो गई ना, तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाओ, उसका उत्तर देने में आपको जरा भी संकोच नहीं होगा दोस्तों। तो ये इसी टाइप का प्रश्न है। बालवाड़ी प्रणाली किसे कहते हैं? किंडरगार्टन योजना को, डाल्टन योजना को, डेक्रली योजना को या मॉन्टेसरी योजना को? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके, किंडरगार्टन योजना को हम क्या कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं दोस्तों। बालवाड़ी को हम क्या कहेंगे, किंडरगार्टन। हाँ, अपने प्रदेश में आपने कम सुना होगा, लेकिन गुजरात के अंदर आप जाओगे ना तो बालवाड़ी नाम से बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, कि बालवाड़ी केंद्र जहां पे छोटे छोटे बच्चों को क्या करवाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है, वहां पे रखा जाता है, उसको हम बालवाड़ी कहते हैं। तो बालवाड़ी का जो विकास हुआ है वो भी किससे हुआ है, किंडरगार्टन योजना से ही हुआ है, इसलिए इसको बालवाड़ी योजना भी अपन कह सकते हैं। यह भी इसका आंसर सही हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कह रहा है किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? जो किंडरगार्टन जिस विधि को निर्माण किया था, उस विधि का निर्माण करने के बाद इस विधि के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को पढ़ाया जाता है? ऑप्शन है भाई, क्या 5 वर्ष तक के बालकों को पढ़ाया जाएगा, या 4 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, या 3 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, या 6 साल तक के बालकों को पढ़ाया जाएगा? प्रश्न किसके लिए पूछा है, वापस ध्यान से सुना। प्रश्न ये पूछा भी किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए, 5 साल, 4 साल, 3 साल या 6 साल? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, 4 साल वाला आंसर सही हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत बालकों को 4 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है। कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक ही शिक्षा दी जाती है। तो जीरो से तो क्या कह सकते हैं, बालक लगभग 1 से 1.5 वर्ष का होता है या 2 वर्ष का होता है, तब वो हो जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है वो कितने वर्ष तक दी जाती है, 4 साल के अंतर्गत दी जाती है। और आपको पहले पूछे मॉन्टेसरी ने क्या समझ बताया था, तो वहां पे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है, और ये किंडरगार्टन कितनी चलती है, तो ये केवल 4 वर्ष तक चलती है। ये भी इसके बारे में आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। बी वाला जो उत्तर क्या हो जाएगा सही। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है ना। अपन खेल विधि जानते हैं, इसके प्रेरणाता कौन है, गुण क्या है, दोष क्या है, बहुत बारीक बारीक है ना, माइक्रो सर्च करके प्रश्न देता है, बारीक बारीक सर्च करेगा एग्जामिनर की, कहां से इस बच्चे को काटा जाए, कहां से इसको उलझाया जाए। प्रश्न का रूप भी सरल होगा, प्रश्न का तरीका, आपको लेवल वाले प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत बारीकी से निकाले गए प्रश्न, इसलिए आपको क्या लग रहा है, लेवल वाले लग रहे हैं, क्योंकि आपने इस टाइप के प्रश्न कभी पढ़े नहीं होंगे। बाकी इन प्रश्नों का कोई लेवल नहीं है, ये प्रश्न लोकल कहलाते हैं दोस्तों। लेवल वाले प्रश्न तो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे ना, वहां जब अपनी सब्जेक्ट के मेथड पढ़ने आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लेवल वाले क्वेश्चन किसे कहते हैं, लेवल वाले प्रश्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कोई लेवल वाले प्रश्न नहीं है, ये केवल बारीकी से निकाले गए प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम से बाहर कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। ये प्रश्न भी, ये मैं कह रहा हूं कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ना, कि 70% बच्चों को नहीं पता होगा कि किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है ना। कितने वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जाती थी, तो 4 साल तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है। ये छोटा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को कभी भी नजरअंदाज मत करना, बाकी सीट खा जाएगी रीट आपकी। भारत में प्रचलित आंगनबाड़ी किसका रूप है? ये तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है दोस्तों। भारत में प्रचलित, आपने आंगनबाड़ी देखी होगी, आपके गांव के आसपास में भी आंगनबाड़ी चलती है, बस जिसको हम लोग आंगनबाड़ी कहते हैं ना गुजरात के लोग, उसी को बालवाड़ी कहते हैं।
तो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में कोई विशेष फर्क नहीं है दोस्तों। तो आंगनवाड़ी की शिक्षा क्या होती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे लेकर के जाते हैं, वहां पे गांव में एक मैडम वगैरह लगी हुई होती है, वो क्या करती है वहां पे कुछ छोटा मोटा कुछ खाने वाने का बनाती है और बच्चों को खिलाती है, और बच्चे वहां पे खेल वगैरह भी खेलते हैं, और उनके टेलीविजन वगैरह लगे हुए होते हैं, या फिर कुछ खेलने के सामान होते हैं, कुछ गिनती वगैरह, कुछ पहाड़े वगैरह, कुछ अ से अनार एप्पल, कुछ चित्रित सामग्री बनी हुई होती है, जिसको देखकर बालक हल्का फुल्का शिक्षा भी ग्रहण करता है और आनंद भी प्राप्त करता है, और स्कूल ला जाने का एक माहौल उत्पन्न होता है। वो किसके द्वारा होता है, आंगनबाड़ी के द्वारा। तो ये पूछ रहा है आंगनबाड़ी किसका रूप है, किंडरगार्टन विधि का, विनेटिका विधि का, बेसिक शिक्षा प्रणाली का, या डाल्टन योजना का। तो यहां पे जो आपका सही हो जाएगा आंसर, वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, किंडरगार्टन विधि का रूप है दोस्तों। या आपके एलकेजी नर्सरी जो चलती है ना दोस्तों, एलकेजी नर्सरी यूकेजी वगैरह, ये भी किसका रूप है दोस्तों, तो ये भी इस किंडरगार्टन से ही बाहर निकला हुआ रूप है। बस ये ना ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में अपन बात करते हैं, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में एलकेजी यूकेजी क्यों नहीं पढ़ाया जाता है भाई, वहां पे एलकेजी यूके की जगह पे बालकों के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है, जैसे अपन करते हैं ना पहली से 5वीं वाला प्राथमिक स्तर पर, 6 से 8वीं वाला उच्च प्राथमिक स्तर पर, 8 से 10 वाला माध्यमिक स्तर पर, 11 से 12 वाला उच्च माध्यमिक स्तर पर, ये स्तर बांटे हुए हैं। तो एलकेजी यूकेजी नर्सरी के लिए भी अपन ने एक स्तर बना रखा है, उस स्तर को हम क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी कहते हैं। तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जो आते हैं वो डायरेक्ट पहली क्लास में नहीं आते हैं, वो यूकेजी एलकेजी की शिक्षा कहां प्राप्त कर लेते हैं, इस आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वास्तविकता में करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो बना हुआ है ना, उसके अंतर्गत क्या जाता है, आंगनबाड़ी के अंदर ही इस एलकेजी यूकेजी नर्सरी की शिक्षा आपके दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि सरकारी स्कूल में आने वाला बच्चे ने नर्सरी एलकेजी यूकेजी नहीं पढ़ा, सीधा फर्स्ट क्लास में आ गया, और वो सीधा पहली क्लास में आएगा तो भी 6 वर्ष की उम्र में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा दोस्तों। और आप 3 वर्ष से विद्यालय चले जाओगे तो नर्सरी यूकेजी एलकेजी पढ़ोगे, तब तक आपके भी कितने हो जाएंगे, 6 वर्ष हो जाएंगे। आप भी वहां से बेसिक शिक्षा या स्कूल में जाने की हैबिट का निर्माण कर रहे हो, और आंगनवाड़ी में जाने वाला बच्चा भी वही कार्य कर रहा है। तो किंडरगार्टन विधि इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। डाल्टन योजना के प्रतिपादक हैं, डाल्टन योजना भी एक प्रकार की कैसी योजना है दोस्तों, खेल विधि की प्रणाली कहलाती है, डाल्टन प्रणाली। तो ये पूरा डाल्टन योजना के प्रतिपादक कौन है, हेलन पार्क गार्डन, जेबी डाल्टन, मॉरिसन या वुडवर्थ। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, और आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से डाल्टन योजना, कौन सी योजना दोस्तों, डाल्टन योजना का प्रतिपादक कौन है, किसने डाल्टन योजना का निर्माण किया था, हेलन पार्क गार्डन ने किया था, जेबी डाल्टन ने किया था, मॉरिसन ने किया था, या वुडवर्थ ने किया था। यहां पे चालाकी देखना आपकी, देखो ना यहां पे भी डाल्टन नाम है, और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहां पे भी आपको कभी कभी क्या डाल देगा, वैसे ही मिलता जुलता नाम डाल देगा, जैसा प्रश्न में नाम है वैसे ही मिलता जुलता नाम ऑप्शन में दे देगा, ताकि बालक क्या करे, उसको सही करके आए। और आपकी सुविधा के लिए वो ऑप्शन भी पहले या दूसरे नंबर पे ही होगा, ताकि आप यही गलती कर लो, नीचे तक तो जाओ ही नहीं। एग्जामिनर चाहते नहीं है बालक इसी ऑप्शन में गलती कर देना चाहिए, नीचे तक जाएगा तो उत्तर सही कर देगा। वो कोशिश यही करता है कि बालक कितना सोच सकता है, इसका आंसर ये मान सकता है, वो आंसर वो पहले नंबर पे भी दे देगा, ताकि बालक यही गलती कर बैठे और आगे वो जा ना सके, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि ए नंबर वाले ऑप्शन बहुत कम रूप में सही होते हैं। तो डाल्टन योजना के प्रतिपादक है हेलन पार्क गार्डन, जेबी डाल्टन या मॉरिसन। तो दोस्तों यहाँ पे भले जेबी डाल्टन नाम दे रखा है, लेकिन डाल्टन को अपन सही नहीं करेंगे, अपने लिए सही हो जाएगा हेलन पार्क गार्डन। क्या नाम है दोस्तों, हेलन पार्क के द्वारा इसका मार्डन, है ना, हेलन पार्क के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। किस विधि के अंतर्गत समय सारणी एवं पूर्व की परीक्षाएं आदि का दबाव न बनाकर स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। यह पूछ रहा है भाई ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत समय सारणी यानी कि टाइम लिमिट पहले की गई परीक्षाओं और का दबाव न बनाकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी कौन सी विधि है, ये कह रहा है भाई ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत बालक को न तो कोई टाइम लिमिट है, जब तक जितनी मर्जी है उस विषय को पढ़ सकता है, इससे अपन कहते हैं टाइम लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, जितनी जबकि आपकी मर्जी है, मुझे 5 घंटे तक हिंदी पढ़नी है हिंदी पढ़ो, है ना, 4 घंटे तक शिक्षण विधियां पढ़नी है शिक्षण विधियां पढ़ो, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। पूर्व की परीक्षाओं का भी कोई दबाव नहीं कि तेरे पहले इसमें कम नंबर आए थे तो तू ये पढ़, पहले गणित में तेरे कम नंबर आए थे तो गणित के ऊपर ज्यादा फोकस कर, ऐसा भी दबाव नहीं होता है। ये कौन सी विधि के अंतर्गत जहां बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि जहां जिस विषय में आपकी मर्जी हो उतनी देर उस विषय में अध्ययन करो, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये कह रहा है भाई ये डाल्टन योजना के अंतर्गत आता है। यह विनय टीका नहीं दोस्तों, विनय टीका है ना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये विनय टीका के अंतर्गत आता है, या ये बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है, या ये डेक्रोली प्रणाली के अंतर्गत आता है।
चार ऑप्शन है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विधि के अंतर्गत समय सारणी एवं पूर्व की परीक्षाओं का दबाव न बनाकर स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि बच्चे को यह कहा जाता है कि तू जिस विषय को जितनी देर तक चाहे पढ़ सकता है, तेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये किस विधि के अंतर्गत होगा, तो ये जिस विधि के अंतर्गत होगा दोस्तों उसका नाम है आपका डाल्टन योजना। किस विधि के अंतर्गत होता, ए नंबर वाली विधि बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगी। डाल्टन योजना के अंतर्गत ही आता है कि जिसके ऊपर बालक पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता है, बालक को स्वतंत्र, आपकी बालक की मर्जी, वो चाहे उतनी देर खेल विधि से खेले, वो चाहे तो इस चीज को पढ़े, वो चाहे तो इस चीज को पढ़े, अपनी इच्छा के अनुसार करे, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, स्वतंत्र रूप से उसको शिक्षा दी जाती है। ये किसके अंतर्गत होता है, ये डाल्टन योजना के अंतर्गत होता है। ये भी एक प्रकार की कौन सी विधि कहलाती है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार की आपकी खेल विधि कहलाती है। लीजिए भाई, किस विधि के अंतर्गत पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर आपस में जोड़ते हुए योग्यता एवं रुचि के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। ये पूछ रहा है भाई इनमें से ऐसी कौन सी विधि है, किस विधि के अंतर्गत कोई पूरी की पूरी पाठ्य वस्तु है, उस पाठ्य वस्तु को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसका भाग कर देंगे, अलग अलग टुकड़ों में उसको बांट देंगे, फिर वापस उन टुकड़ों को, जैसे एक विषय वस्तु के आपने 5 भाग किए, तो पहले वाले भाग को पहले समझाओगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर क्या करोगे, पहले वाले भाग से जोड़ते हुए दूसरा सिखाओगे, फिर पहले और दूसरे को एक साथ मिला करके वापस बताओगे, फिर पहले और दूसरे को मिलाते हुए तीसरा वाला भाग सिखाओगे, फिर पहले दूसरे तीसरे को एक साथ मिला करके वापस बताओगे। इस तरीके से जोड़ते जोड़ते उसका क्या कराया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि किस विधि के अंतर्गत पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर आपस में जोड़ते हुए योग्यता एवं रुचि के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। तो ये डिक्रोली विधि के अनुसार, बेसिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार, डाल्टन योजना के अनुसार या विनेटिका के अनुसार। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखिए दोस्तों। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा कि कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत इस तरीके का छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और विभाजित करने के बाद में क्या किया जाता है, उनको आपस में जोड़ते हुए उसका क्या कराया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। ये कौन सी खेल विधि के अंतर्गत होता है, डेक्राली विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली, डाल्टन योजना या विनेटिका योजना। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, आपका विनेटिका योजना। कौन सा सही हो जाएगा, देखिए कितने आसान से प्रश्न है, लेकिन उत्तर देने में कंफ्यूज हो जाओगे यदि इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इजी प्रश्न है, कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। विनेटिका योजना आपने पढ़ रखी होगी, है ना, कहीं ना कहीं से। तो इसी तरीके से इजीली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई खास प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यदि इसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ा और ध्यान से उत्तर नहीं दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है ना, तो आप उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि फोकस कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर करो कि कौन कितनी देर में कितना पढ़ा रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितनी देर में कितना कंसेप्ट क्लियर करा रहा है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कराने को तो 1 घंटे में 100 प्रश्न करवा दूं, लेकिन सब अलग अलग टॉपिक से होंगे, आपका कोई भला होने वाला नहीं है उससे। यह तब काम करता है जब आपने तैयारी पूर्ण रूप से कर दी और एग्जाम में 15 से 20 दिन बाकी है ना, तब एक टेस्ट के रूप में यदि चलाई जाए कि केवल आंसर बताए और आगे निकल जाए, तो वो एक प्रकार की आपकी तैयारी हो जाती है। बाकी कभी भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सिलेक्शन का आधार नहीं बन सकते दोस्तों, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं कराया जाता। वो भी करेंगे अपन, संख्या बढ़ाऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि भाई इसे पे ही रहूंगा। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो 50-50 क्या 100-100 प्रश्न करवा देंगे अपन, कैबिनेट रखते हैं और अपन ने करवा रखे हैं। 2100 प्रश्न नॉन स्टॉप करवाए हुए। जब 25 अप्रैल को एग्जाम को परीक्षा होने वाली थी तो 1-1 घंटे में अपन ने 50-50 प्रश्न, और आपको बताइए 50 के 50 प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन करते हुए बताता था, केवल आंसर बता करके भाग नहीं जाता था, बाकी के 3 ऑप्शन भी क्लियर करता था मैं। तो 50 प्रश्न भी अपन 1 घंटे में करवा सकते हैं, ऐसी काबिलियत है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। लेकिन वो कब होगा, जब एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तब। अभी तो कंसेप्ट क्लियर करने का टाइम है, तो कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर फोकस करो। आज आपके खेल विधि का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, विनेटिका योजना। इसके अंतर्गत बड़ी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़कर वापस एक भाग को समझाते हुए उन भागों का वापस मिलाते हुए बालक का क्या किया जाता है, कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। ये कौन सी विधि है, तो ये विनेटिका योजना है दोस्तों। किस विधि में छात्र को उनकी रुचि एवं योग्यता अनुसार विभक्त करके शिक्षा दी जाती है। अब यह प्रश्न क्या पूछ रहा है, यह प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक के इंटरेस्ट और बालक की योग्यता कितनी है उसके आधार पर बालकों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है, उनके अनुसार बालकों को बांट दिया जाता है। इसकी रुचि इसमें है, इसको इस फील्ड की दो। चाइना के अंतर्गत यह शिक्षा बहुत विराट रूप से प्रचलित है। यही कारण है कि वहां के छोटे छोटे बच्चे भी है ना, कम समय में टेक्निकल चीजों में ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। सिंगिंग में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, कराटे में क्यों हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बालकों की योग्यता और इंटरेस्ट को परख लेते हैं टीचर, और जैसे ही प्राइमरी लेवल पे पता चलता है तो अपर प्राइमरी
लेवल पे उनको उसी तरह की शिक्षा दी जाती है जिसमें बालक इंटरेस्ट रखता है, ताकि बालक का भविष्य भी बन जाता है और जिस चीज में बालक का इंटरेस्ट होता है वो उस काम को और अच्छे तरीके से करता है। ये शिक्षा अपने भारत में अभी तक इतनी वृहद रूप में या इतने बड़े रूप में नहीं प्रचलित हुई है दोस्तों। इसी कारण अपन को तो टीचर बताते ही नहीं है, अपन तो अपने हिसाब से सोचते हैं अब बीएड हो गई या टीचर बन जाऊं तो ठीक रहेगा, ये नहीं कर दिया तो ये कर दूं तो ठीक रहेगा। अपने इंटरेस्ट का तो खुद को ही पता नहीं होता, बेचारे टीचर क्या पता लगाएंगे। किस विधि में छात्र उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विभक्त करके शिक्षा दी जाती है? डेक्राली, विनेटिका, डाल्टन या बेसिक शिक्षा प्रणाली। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने रख लिए दोस्तों। तो ये पूछ रहा है रुचि के अनुसार, तो रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार जो अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है, ये किस विधि के अंतर्गत बांटा जाता है दोस्तों? तो ये आपकी डेक्राली विधि के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है? छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया, अलग अलग भागों में योग्यता और इंटरेस्ट के अनुसार बालक को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेक्राली। विनेटिका विधि का प्रतिपादक माना जाता है, यानी विनेटिका विधि जो है उसका प्रतिपादक कौन है? विनेटिका विधि को प्रयोग में लाने वाला, विनेटिका विधि को व्यवहार में लाने वाला शिक्षा शास्त्री कौन है? इसका नाम पूछ रहा है आपसे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर कार्ल टर्न वॉशबर्न, ओविड नहीं है दोस्तों, ओविड डेक्राली, ओविड डेक्राली, मॉरिसन या फ्रोबेल। विनेटिका विधि का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो फ्रोबेल तो नहीं है, ये सहचारी है, फ्रोबेल तो है नहीं दोस्तों, ये किंडरगार्टन का है। मॉरिसन की बात करो ही मत आना, मॉरिसन अलग चीज है। ओविड डेक्रोली जो है ना, ये डेक्राली विधि का जनक है। कौन सी विधि का जनक है दोस्तों? डेक्राली जो शिक्षण विधि है, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा की कि योग्यता और रुचि के अनुसार बालकों को अलग अलग विभक्त कर दिया जाता है, डेक्राली विधि कहते हैं उसको। उस डेक्राली विधि का क्या माना जाता है? जनक। और डॉक्टर कार्ल टर्न वॉशबर्न जो है ना, वो किसके जनक कहलाएंगे? आपके विनेटिका के कहलाएंगे। यहां पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर कार्ल टर्न वॉशबर्न जो है वो क्या कहलाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी ने इस विधि का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, वर्धा शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? देखिए कितना अजीब सा प्रश्न और कितना नॉर्मल सा प्रश्न है, और जब परीक्षा में आएगा तो घबराएंगे, इतने भारी की कहां से प्रश्न उठा करके दे दिया भाई। ये वर्धा शिक्षा प्रणाली किसकी देन है भाई? महात्मा गांधी की, विलियम जेम्स, फ्रोबेल या कोई नहीं? ये पूछ रहा है वर्धा शिक्षा प्रणाली, तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, वर्धा शब्द अपने हिंदी शब्द है ना, वर्धा शब्द, तो हिंदी से ही पता चल रहा है कि ये किसने दिया होगा। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ये जो दिया है वो किसने दिया है? आपके महात्मा गांधी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? महात्मा गांधी, जिसे आप बेसिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली जिसे कहते हैं शिक्षा, बेसिक शिक्षा प्रणाली, या इसको अपन कौन सी शिक्षा कहते हैं दोस्तों? बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं दोस्तों। कौन सी शिक्षा कहते हैं? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा भी इसी को कहते हैं। तो बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता कौन माना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। ए वाला उत्तर यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी सही उत्तर है। कौन सी खेल विधि बालकों को हस्तकलात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है? यह कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो बालकों को हस्तकलात्मक यानी हाथ से कलाकारी करने पर, है ना, जो हाथ से कलाकारी कर दें, ऐसे के ऊपर कौन सी विधि बल देती है दोस्तों? तो बुनियादी शिक्षा, मोंटेसरी विधि, विनेटिका प्रणाली या डाल्टन योजना। इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो बालकों के हस्त यानी कि जिससे व्यवसाय उत्पन्न हो सके, जिससे बालक कुछ इंटरेस्ट का पता चल सके और कोई काम करना सीख जाए तो अपना रोजगार उत्पन्न कर सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली किसने दी थी? तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत, जो किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? है ना, कोई भी लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी कह दो, ये अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अंतर्गत जितनी अच्छी विचारधाराएं महात्मा गांधी ने प्रेजेंट की थी, शायद अभी तक किसी शिक्षा शास्त्री के द्वारा इतनी अच्छी नहीं दी गई होगी दोस्तों। महात्मा गांधी ने इतने साल पहले ही बता दिया था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक को हल्का फुल्का रोजगार भी प्राप्त हो जाए, व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए जिससे वो 2 पैसे कमा भी सके दोस्तों। यही कारण है अभी तक भारत में ऐसी शिक्षा लागू नहीं हो सकी, इसीलिए आप भारत में देखते हो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि रीट के 35,000 फॉर्म के लिए 35,000 सीटों के लिए 16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। क्या बेरोजगारी की आप कल्पना करते हो दोस्तों? क्या कारण है? बस यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा नहीं दी जाती, मेन शिक्षा नहीं दी जाती है, जिससे बालक क्या शिक्षा है, अपना रोजगार या अपना व्यवसाय उत्पन्न कर सके। यह देश की सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों, इसीलिए देश अभी तक विकासशील की गिनती में ही गिनना जा रहा है, विकसित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसी शिक्षा अभी तक प्रावधान है ही नहीं। अपन के शिक्षा मंत्री भी ऐसे ही बनते हैं ना, 12वीं फेल, तो क्या करेंगे वो? कौन सी खेल विधि बालकों को हस्तकलात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है?
तो बुनियादी शिक्षा, देखो 12वीं फेल मेरा मतलब ये नहीं है कि फेल पास वाला शिक्षा नीति बना सकता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा इतनी नहीं अच्छी हो सकती है। जो व्यक्ति जिस परिस्थिति से गुजरता नहीं वो उस परिस्थिति को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता है। अब रीट का एग्जाम कितना टफ है ये बच्चा वही समझ सकता है जिसने पहले रीट का एग्जाम दे रखा है। जो पहली उसको जितना पता है ना उतना पता पहली बार एग्जाम देने वाले को नहीं, उसके पास में अनुभव है पूरा। तो ऐसे शिक्षक लोगों को बैठाना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे शिक्षित वर्ग के लोग जो शिक्षा में अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को विकास करना चाहिए दोस्तों। बुनियादी शिक्षा देश को मजबूत बनाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। यदि जिस दिन इस शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी भारत में, देश में 100% बेरोजगारी क्या हो जाएगी, समापन की ओर चली जाएगी दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खेल विधि है, इनमें से कौन सी विधि खेल है दोस्तों? विनेटिका विधि, डाल्टन विधि, बेसिक मेथड्स या उपयुक्त सभी? तो मैं आपको कभी से बताते आ रहा हूं, विनेटिका हो गई, फ्रोबेल वाली विधि हो गई, मोंटेंसरी विधि हो गई, बेसिक मेथड हो गया, अन्वेषण विधि हो गई, प्रायोजना विधि हो गई, ये सारी की सारी कौन सी विधि कहलाती हैं? आपकी एक प्रकार से खेल विधि कहलाती है दोस्तों। कौन सी विधियां कहलाती है? ये खेल विधि, जिसमें खेल खेल के माध्यम से बालकों को क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। तो ये खेल विधियां कहलाती है। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? आपकी खेल विधि कहलाएगी दोस्तों। तो ये थे कुछ खेल विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आज अपन ने क्लियर करने की कोशिश की, जिसको टॉपिक के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की। यकीनन आपके कहीं न कहीं खेल विधियों के बारे में कुछ नए प्रश्नों के माध्यम से आपका मानसिक विकास और अच्छा हुआ होगा। आपकी रीट की तैयारी में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है ना दोस्तों बिल्कुल निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। इन्हीं टॉपिकों से संबंधित यदि आपको विस्तृत में जानकारी पढ़नी है तो मैं हर बार कहता हूं कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपका अपना एक ऐप है जिसका नाम है कन्हैया एजू सेंटर, उसको इंस्टॉल कर दे और इंस्टॉल करने के बाद में स्टोर में जाकर के अपना कोर्स शिक्षण वीडियो का, आप जिस भी लेवल के हैं, लेवल 2 में साइंस मैथ्स के हैं या एसएसटी वाले हैं या लेवल 1 वाले हैं, जो भी हैं अपने कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मैं हर बार बताता हूं कि ओनली कितनी रख रखी है मैंने, 190 रुपीज रख रखी है। और ये जो बच्चा ऐप खरीदेगा 199 रुपीज में, उनको 99 रुपयों की ई बुक जो हमारी प्रचलित है, ई बुक जो आने वाली है, वो ई बुक क्या मिलेगी दोस्तों? निःशुल्क मिलेगी, जिस बच्चे ने ये ऐप ले रखा है। बाकी आपको कितने 99 रुपए की लेना, तो हर बार समझा रहा हूं 99 रुपए की किताब है, 199 का ऐप है, मान करके चलो 99 रुपए की किताब माइनस कर दो, ऐप के कितने बच्चे? 100 रुपए बचे। आराम से लेकर के व्यवस्थित तरीके की तैयारी करें। अच्छे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ले भी रहे हैं, बहुत सारे तैयारी कर भी रहे हैं। हाँ, 1-2 दिन से मेरा प्रयास है क्योंकि मैं खुद ई बुक लिखने के लिए बैठा हूं और आज 99% कल, और कल नहीं तो परसों 100% आपकी ई बुक जो है ना ऐप के ऊपर डाल दी जाएगी, जिसमें हर टॉपिक की विस्तृत पॉइंट वाइज, बहुत कम डिटेल्स के अंदर चीजें लिखी हुई बहुत कम है, लेकिन मैटर सारा लिखा हुआ है डिटेल के साथ में, थ्योरी आपको उपलब्ध वहां पे हो जाएगी। उसके आगामी 1 हफ्ते के अंतर्गत सारी सब्जेक्ट के वीडियोस जो हैं आपको ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि 15 जुलाई से पहले लगभग आपका जो ये ऐप वाला कंटेंट है ना दोस्तों, वो कैसा हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ऐप पर सारी शिक्षण विधियां, थ्योरी और उसके साथ में पढ़ा दी जाएगी। और 15 जुलाई के बाद में वहां पर टेस्ट और क्विज प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगी, ताकि टेस्ट के माध्यम से इन 50 नंबर को अपन और क्या कर सकें? अच्छे कर सकें। तो भरपूर प्रश्न, भरपूर थ्योरी, भरपूर किताब, भरपूर वीडियोस, सब एक साथ में शिक्षण वीडियो के 199 रुपीज में केवल और केवल कहां मिल रहे? तो कन्हैया एजू सेंटर से मिल रहे हैं। तो अभी तक भी यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर ले, इंस्टॉल कर ले दोस्तों। मिलते हैं कल ऐसे ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।